So hello and hi guys. In today's video we are going to study a chapter of chemistry which is particulate nature of matter. Particulate से clear है कि हम particle nature of matter पढ़ने वाले हैं. Particle nature of matter मतलब particle, सिर्फ particle, उसमें हम molecule को interfere नहीं करेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऐसे. तो देखो मैटर क्या होता है. जब हम क्या पढ़ रहे हैं पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है. आज हम बहुत सारी क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हमें ये पढ़ना होगा. तो चलिए देखते हैं. तो मैटर इज एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो खुद की. सपोज ये स्टाइलस, इसके पास खुद का मास है और स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है अगर मैं इसको रख दूं. ठीक है, सपोज ये माइक, इसके पास खुद का मास है और अगर मैं इसको रख दूं तो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है. तो दैट मीन्स दिस इज अ मैटर. अब मैटर हमने आज यूजुअल छोटी क्लासेस में पढ़ा है दैट मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब देखो सॉलिड की अरेंजमेंट जो है पार्टिकुलर अरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट नहीं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल भी बात आ जाएगी. पार्टिकुलर अरेंजमेंट बहुत टाइट है, आगे पढ़ेंगे हम लोग. फिर लिक्विड में थोड़ी ठीक है, मॉडरेट, और गैस में फ्री, बिल्कुल फ्री. ठीक है, अब डिसाइडिंग फैक्टर्स ऑफ मैटर देखते हैं. डिसाइडिंग फैक्टर्स ऑफ मैटर 3 होते हैं. पहला इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म होता है आईपीएस है. आइए चलिए देखते हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हिच कीप देम टुगेदर. ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो उनको साथ साथ रखता है. सपोज दिस इज वन पार्टिकल एंड दिस इज द अनदर पार्टिकल. थोड़े बड़े हो गए, एक मिनट. सपोज these are two particles and this is the particle number 1, particle number 2. अब इनके बीच में जो ये अट्रैक्शन है, this is known as, ये अट्रैक्शन जो एक दूसरे की तरफ इनको फोर्स कर रहा है and they are vibrating, ये अट्रैक्शन होता है हमारे उसमें किसमें, सॉलिड स्टेट में. ठीक है, तो ये अट्रैक्शन जो है इसको हम कहते हैं आईपीएफ है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हर एक स्टेट में ये डिफरेंट होता है. अगर मैं लिक्विड की बात करता हूँ तो ये थोड़ा दूर दूर होता है. ठीक है, और अगर मैं गैस की बात करता हूँ तो बिल्कुल ही दूर होता है, क्योंकि उसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लगता है या बहुत कम होता है. देन अगर मैं बात करता हूँ इंटर पार्टिकल स्पेस की, तो द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो बीच में जो जगह होती है उसे हम इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं. ठीक है, तो ये हो गई मेरी इंटर पार्टिकल स्पेस. नहीं, ये दो पार्टिकल्स के बीच में जो इतनी सी स्लीक स्पेस दिख रही है ना, दिस इज इंटर पार्टिकल स्पेस. अब यहाँ पे जो ये स्पेस दिख रही है ना, दिस स्पेस इज नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेस. सिमिलरली ये जो स्पेस दिख रही है पिंक कलर से ऐसे जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेस. अब यहाँ पे तो देखो बहुत कम होगी, यहाँ पे तो बहुत कम होगी, नहीं, यहाँ पे इट्स वेरी लो. क्लियर? तो देखो बहुत कम कम स्पेसेस हैं. देन हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी. द स्पीड ऑफ या फिर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज आल्सो नोन एज पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज आल्सो नोन एज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की स्पीड या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की को शो करता है. मतलब पार्टिकल्स कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं. अगर मैं बात कर रहा हूँ पार्टिकल नंबर 1 एंड पार्टिकल नंबर 2 की, तो ये पार्टिकल नंबर 1 पार्टिकल नंबर 2 अगर ऐसे बिल्कुल रैपिडली मूव कर रहे हैं तो ये गैस हो गई. अगर ठीक ठाक मूव कर रहे हैं तो ये हमारी लिक्विड हो गई. और अगर बहुत कम मूव कर रहे हैं, मूव ही नहीं कर रहे, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये सॉलिड हो गई. ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अगर हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कुल मिला के 5 होती है. 5 कैसे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. 3 तो हमारे डिसाइडिंग फैक्टर्स हो गए, और 2 ऐसी हैं जो सेम लगती हैं लेकिन सेम नहीं होती हैं. आपको जरूर देखना चाहिए. ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. देखो 3 लॉ आ गए, 3 डिसाइडिंग फैक्टर्स आ गए. कंटिन्यूअसली मूविंग, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आईपीएफए, स्पेसेस आईपीएस. ठीक है, उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स.
अब ये फोर्थ और फिफ्थ में जिनका डाउट है वो लास्ट तक इस वीडियो तक बने रहें, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और टाइनी पार्टिकल्स में क्या डिफरेंस होता है। आइए चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तब तक अब हम लोग हर एक स्टेट के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से जानेंगे। तो देखो, सॉलिड स्टेट में हमने बचपन में क्या पढ़ा था कि उसके फिक्स्ड शेप होते हैं और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे उसकी। सॉरी, फिर पहली आती है कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल मतलब होती ही नहीं है। एबिलिटी टू कंप्रेस एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ पे मैंने सिर्फ एबिलिटी टू कंप्रेस लिख दिया है। अब तुम खुद ही सोचो, क्या मैं पेन को कंप्रेस कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है वो बहुत टाइट है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। तो ये लोग ऑलरेडी एक कंजेस्टेड वे में बने हुए हैं और मैं इनको और कंजेस्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए इनके पास कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी इज एबिलिटी टू फ्लो। ये भी इनमें नेग्लिजिबल होती है। अब क्या ये ऐसे तैर सकते हैं? पानी में तैर जाएंगे, लेकिन क्या ऐसे कि खुद से खुद के ऊपर ही तैर सकते हैं? नहीं तैर सकते। फ्लूइडिटी नहीं है इनके पास। क्यों? क्योंकि इनका जो आईपीएस है वो कम होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है और आईपीएस ज्यादा होता है ड्यू टू डिसाइडिंग फैक्टर्स। हर एक चीज डिसाइडिंग फैक्टर्स पे बेस्ड होती है, चाहे वो कंप्रेसिबिलिटी हो, फ्लूइडिटी हो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, फिर देखो आई गया एमपी बीपी, शॉर्ट में लिख दिया था मैंने। एमपी मींस मेल्टिंग पॉइंट, बीपी मींस बॉइलिंग पॉइंट। अब हाई होता है ड्यू टू मैक्सिमम आईपीएफ एंड मिनिमम आईपीएफ। जितना ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा मेरी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगी। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, that melting point and boiling point is inversely proportional to IPSA। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कब ज्यादा हो सकता है, किन केसेस में ज्यादा हो सकता है? जब मेरा IPSA जो है इंक्रीज हो, मेरा IPSA ज्यादा हो, ठीक है, उस केस में, और IPS कम हो। IPS ज्यादा होगा, IPS से कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, फिर आती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बायो वाला डिफ्यूजन नहीं है। डू नॉट से कि ये डिफ्यूजन यहाँ का नहीं। डिफ्यूजन बायो का मतलब, बायो में अलग समझाएंगे, अभी केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिस्ट्री देखो। डिफ्यूजन का मतलब यहाँ होता है द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज साइमल्टेनियसली। द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली इज नोन एज डिफ्यूजन, जो कि फिर से सॉलिड में नेग्लिजिबल होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है एक चीज को व्हेन वी मिक्स, की सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन वी मिक्स वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस साइमल्टेनियसली। इट्स नॉट, इसको कुछ गलत लग रहा है, आई डोंट नो, आई थिंक तो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है। चलो जाने तो कोई बात नहीं, इसको मैं सही कर लेंगे हम लोग फिर बाद में, अभी देखते हैं। चलो हाँ, तो द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस साइमल्टेनियसली, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, जो कि नेग्लिजिबल होती है। अब तुम खुद ही सोचो, अगर मैं इसको इसके साथ मिक्स करना चाहूँ तो क्या ये मिक्स हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका अगेन आईपीएस बहुत ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है और आईपीएस भी कम है। अब डेंसिटी डिपेंड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये अरेंज अलग हो गया था और मेंट अलग हो गया था, तो ये एक ही वर्ड है। डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये डिपेंड करती है एक फैक्टर पे, जो कि होता है मेरा आईपीएसए का फैक्टर। देखो, जितनी ज्यादा आईपीएसए होगी उतना ज्यादा भारी होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा वो भारी होगी, तो उसको डेंसिटी कह सकते हैं हम लोग। तो हाई आईपीएसए एंड लो आईपीएसए, सॉलिड्स में जनरली हाई डेंसिटी हाई होती है क्योंकि हाई आईपीएसए होता है और लो आईपीएस होता है। फिर अगर मैं बात करता हूँ मैकेनिकल स्ट्रेंथ की, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो मटेरियल एबिलिटी
टू विदस्टैंड फोर्सेस और वेट विदाउट ब्रेकिंग। मतलब अगर मैं इसके ऊपर कोई भारी चीज टांग दूं, इसके ऊपर मैं अगर कोई भारी चीज टांग दूं, तो ये बिना टूटे, बिना बेंड हुए, बिना डिस्टॉर्ट हुए अगर ये उस वेट को झेल लेता है तो उतनी ज्यादा उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो जाएगी। अब ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ की हो गई डेफिनेशन, ठीक है, ये मैंने हिंदी में समझा दिया। ठीक है, अब हम नोट देखते हैं, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखना। मतलब किस में ज्यादा होता है, किस में कम होता है, किस में बहुत कम होता है, ये वाला टेबल है। सॉलिड्स में आईपीएफए ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है और गैस में तो बहुत ही कम होता है। सॉलिड में आईपीएफ लो होता है, लिक्विड में लो होता है, गैस में हाई होता है। लिक्विड में तुम मॉडरेट भी लिख सकते हो। देखो लिक्विड है बीच का, तो उसमें कुछ भी लोगे तो मॉडरेट ही मिलेगा तुम्हें, मतलब सॉलिड से ज्यादा होगा लेकिन गैस से कम होगा, ठीक है, चाहे वो फ्लूइडिटी हो, कंप्रेसिबिलिटी हो, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। बट एक चीज है जो गैस में कम होती है और लिक्विड में ज्यादा होती है और सॉलिड में बहुत ही ज्यादा होती है, जो कि होती है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट गैस में बहुत कम होता है, लिक्विड में लो होता है और सॉलिड्स में हाई होता है। तो लिक्विड्स में लो, हाँ इसकी बात कर रहे थे, लो एंड काइनेटिक एनर्जीज में मॉडरेट होती है। फिर आईपीएफ गैस में हाई होता है और काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा तेजी से मूव करते रहते हैं, इसलिए। राइट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, ना सॉलिड स्टेट खत्म, छुटकारा मिला। अब आते हैं लिक्विड स्टेट में। नॉट अ फिक्स्ड बट नॉट अ फिक्स्ड क्या, ओ आई फॉरगॉट टू राइट इट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इसके पास फिक्स्ड शेप नहीं होता है, नॉट अ फिक्स्ड शेप बट अ फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड शेप नहीं होता लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर होती है, ये छोटी क्लासेस में पढ़ा है। अब सेम ही प्रॉपर्टीज मिलेंगी, बस आपको पता चल जाएगा कि इसमें होती है कितनी होती है। कंप्रेसिबिलिटी, एबिलिटी टू कंप्रेस एन ऑब्जेक्ट हायर इन लिक्विड्स इन कंपैरिजन विद सॉलिड्स। देखो लिक्विड्स में हाई होती है देन सॉलिड्स, क्यों? क्योंकि बिकॉज ड्यू टू देयर आईपीएस जितना ज्यादा होगा कंप्रेसिबिलिटी और फ्लूइडिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो हायर इन लिक्विड इन कंपैरिजन विद सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में तो हाई है लेकिन गैस के कंपैरिजन में लो है, तो अगेन मॉडरेट के केस में आ गया। फिर फ्लूइडिटी, हाई फ्लूइडिटी होती है लेकिन इन कंपैरिजन विद सॉलिड्स, ठीक है। लिक्विड्स में अगेन मॉडरेट आ गया और गैस में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। एमपीबीपी लोअर देन एमपीबीपी इन सॉलिड्स। यार ये क्या हो रहा है एमपीबीपी में, कुछ सही भी है पता नहीं। लोअर देन द एमपीबीपी इन सॉलिड्स। देखो क्यों होता है, क्योंकि जो आईपीएस होता है सॉलिड्स में वो ज्यादा होता है, गैसेस में बहुत कम होता है, लिक्विड में भी मॉडरेट होता है, ठीक ठाक होता है, तो उनमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इतना नहीं होता जितना सॉलिड्स में होता है। अब मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे आयरन है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1538 डिग्री सेल्सियस, यूरिया का होता है 133 डिग्री सेल्सियस और आइस का होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस तरह से। अब डिफ्यूजन की बात करते हैं तो हायर एज कंपेयर टू सॉलिड्स। अब तुमने कभी नोटिस किया होगा या फिर यही एक्टिविटी करके देखना घर पे, एक कोई इंक ले लेना, फूड कलर ले लेना और उसको पानी में डिसॉल्व करके देख, ठीक है, पानी में डिसॉल्व करके देखना तो वो मिक्स हो जाएगी उसके अंदर, तो मतलब डिफ्यूजन हो रहा है और गैस तो बहुत इजीली मिक्स हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू देयर वेरी हाई आईपीएस। अच्छा, अब ये एक और फैक्टर है डिफ्यूजन का, दैट जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा लिक्विड या किसी भी चीज का उतने ज्यादा डिफ्यूजन होगा। अब ये एक्टिविटी उसके साथ जोड़ लेना जो इंक वाली या फूड कलर मैंने बताई थी। 2 ग्लास लेना, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी। अब गर्म पानी में जब तुम इंक डिफ्यूज करने जाओगे ना या फूड कलर डिफ्यूज करने जाओगे तो तुम देखोगे उसमें जल्दी जल्दी मिक्स हो रहा है, लेकिन वही ठंडे पानी में कम मिक्स होगा, मतलब मिक्स तो होगा लेकिन धीरे मिक्स होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, जितनी ज्यादा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है उतना ज्यादा डिफ्यूजन होता है। क्योंकि अब अगर मान लो
दैट देयर इज अ ट्रेन या फिर कोई बस है, अब वो ऊबड़ खाबड़ जगह पे चल रही है तो वो बहुत ज्यादा हिलेगी और उसके अंदर जो लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा हिलेंगे। मतलब सपोज अगर वो बस जो है वो है हमारा ग्लास गर्म पानी का, वो बहुत ज्यादा हिल रहा है, उसके पार्टिकल्स बेसिकली, और हम लोग हैं जो अंदर बैठे हैं बस के, वो है इंक या फूड कलर। तो अब हम लोग मूव कर रहे हैं, राइट, बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, तो हम लोग आपस में टकरा रहे होंगे, ऐसे हो रहा होगा। तो इसी तरह से उसमें भी होता है कि वो जल्दी से डिफ्यूज होने लग जाता है ड्यू टू पार्टिकल्स का मूवमेंट के दौरान, ठीक है। फिर डेंसिटी लोअर देन इन सॉलिड्स ड्यू टू लो आईपीएसए एंड मॉडरेट आईपीएस, क्योंकि उनमें आईपीएसए कम होता है और आईपीएस ज्यादा मॉडरेट होता है, ठीक है। अब वी आर टॉकिंग अबाउट डेंसिटी, तो लोअर हाँ डेंसिटी कम होती है सॉलिड्स क्योंकि डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मैकेनिकल स्ट्रेंथ बात करता है लेस इन लिक्विड ड्यू टू लो आईपीएस है मॉडरेट आईपीएस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको यही रीजन देखने को मिलेगा, कम होती है, क्योंकि अगर तुम लिक्विड में कोई चीज टंगाने की कोशिश करोगे तो ब्रेक तो अब मैं क्या ही बोलूं, लेकिन चलो हम बोलते हैं दैट हमने आइस फिर वो सॉलिड होती है, तो मतलब उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती है, लेस होती है। गैसेस में नीदर फिक्स शेप होता है नॉर फिक्स वॉल्यूम होती है, ना ही फिक्स शेप ना ही फिक्स वॉल्यूम। गैस भी लाइक मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम जो कर लो। कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी दोनों ही हाई होती है ड्यू टू हाई आईपीएस एंड लो आईपीएस एंड सॉरी हाई आईपीएस बोल दिया, हाई आईपीएस लो आईपीएस एंड वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, ये मैं लिखना भूल गया। डिफ्यूजन हाई ड्यू टू हाई आईपीएस, जितना ज्यादा आईपीएस उतना ज्यादा डिफ्यूजन। एक मिनट जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वेरी हाई के माने काइनेटिक एनर्जी, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वेरी लेस ड्यू टू वेरी लो आईपीएस। मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है क्योंकि आईपीएसए पे डिपेंड करती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और आईपीएसए गिरा तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ गिरी। तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं केमिस्ट्री के फॉर्मेट में, दैट भाई आईपीएसए जितना ज्यादा होगा, सॉरी आईपीएसए नहीं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ में शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ एमएस, ठीक है। एमएस जितनी अगर ज्यादा करनी है तो आईपीएसए ज्यादा करना पड़ेगा, आईपीएसए ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब भाई खत्म हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट, अभी थोड़ा सा बचा है। इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब गैस से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में जाना, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में, इस तरह से हम लिखने वाले हैं। तो देखो जब सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे मतलब मेल्टिंग हो रही है, फिर अगर हम लिक्विड से सॉलिड जाएंगे मतलब फ्रीजिंग हो रही है, लिक्विड से गैस जाएंगे मतलब इवेपोरेशन, गैस से लिक्विड जाएंगे अगर कंडेंसेशन, सॉलिड से गैस जाएंगे सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड जाएंगे डिपोजिशन। अब यहीं पे मेल्टिंग का दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग का दूसरा नाम होता है फ्यूजन एंड फ्रीजिंग का दूसरा नाम होता है सॉलिडिफिकेशन। क्यों होता है सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन इसलिए होता है क्योंकि जो भी तुम ले रहे हो, जूस ले रहे हो, कॉफी वो ले रहे हो, अगर तुम उसको जमा दो तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगी, इसलिए इसको हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है भाई। क्या हो रहा है, हाँ अब हमने ऊपर एमपी और बीपी यानी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन नहीं देखी थी, तो ये देख लेते हैं। देखो द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। मतलब कम से कम टेम्परेचर जिस पे तुम कन्वर्ट कर पा रहे हो सॉलिड को लिक्विड में, ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर पा रहे हो इज नोन एज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। अब एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है, इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डाल रहा उस पर, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। बॉइलिंग पॉइंट द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड स्टेट इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगेन लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाने के लिए जो
प्रोसेस होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब मैं कोई दूसरा प्रेशर नहीं लगा रहा, उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फिर आता है, अब देखो मैंने ऊपर बोला था कि जिनको कंफ्यूजन है कि टाइनी और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ क्लियर हो जाएगा। और इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस होता है, मैं समझाता हूँ। टाइनी पार्टिकल्स क्या बताते हैं? पार्टिकल्स टेलिंग द शेप एंड साइज ऑफ मैटर, शेप और साइज बताते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बताते हैं दैट व्हाट द पार्टिकल ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ। टाइनी पार्टिकल्स बता रहे हैं उनके शेप, उनके साइज को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बता रहे हैं कि वो जो मैटर है वो किस टाइप के पार्टिकल से बना है। सपोज इफ आई एम हैविंग an aluminium sheet with me, अब उसमें एल्यूमिनियम छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ये कुछ ज्यादा बड़े हो गए लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। टाइनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। टाइनी शेप और साइज बता रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट जो बता रहे हैं कि वो मैटर जो है किस पार्टिकल से बना है, कौन से पार्टिकल से बना है। तो ये एल्यूमिनियम की जो शीट है ये एल्यूमिनियम के पार्टिकल से बनी होगी ऑफ कोर्स, तो ये एल्यूमिनियम का पार्टिकल है, राइट। एल्यूमिनियम का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वी कैन से कॉन्स्टिट्यूएंट पूरा लिख लेना। फिर आता है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में मैंने दो डिफरेंसेस लिख दिए हैं। इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इवेपोरेशन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। वहीं पे बॉइलिंग जो होता है इट्स नॉट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट्स अ बल्क प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब एक जगह से वो शुरू कर रहा है, ठीक है, सडन ऐसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जो बॉइलिंग है मेरा, वो पूरा बल्क प्रोसेस होता है, सबको एक साथ लेके चलता है, ठीक है। इट डज नॉट अकर एट अ सर्टेन टेम्परेचर। एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा, अगर उसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिल रहा है तो वो एवापोरेट कर जाएगा पानी, लिक्विड। इफ गैस अकर्स it occurs at a certain temperature. बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट, तो बॉइलिंग मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही अकर हो रहा है। एक और डिफरेंस आता है, अच्छा बहुत सारे डिफरेंस है, ये तो 5 डिफरेंस है, 6 नहीं 5 है, हाँ। तो इट्स अ सरफेस फिनोमिनन, मतलब इवेपोरेशन सरफेस पे होता है, एंड इट्स अ बल्क फिनोमिनन। अच्छा ओके, अब समझा। मतलब सरफेस फिनोमिनन है ये, और ये बल्क फिनोमिनन है, एक साथ लेके चलता है, और वो सही था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अचानक से होने वाला प्रोसेस और अचानक से ना होने वाला प्रोसेस, ये मतलब स्पॉन्टेनियस। कूलिंग इफेक्ट इज देयर, इवेपोरेशन। अब कभी तुम ट्राई करना, क्या ट्राई करना, अपने फेस को धोना एंड फैन, एसी, कूलर जो भी मिले उसके सामने चले जाना, या फिर ऐसे ही बैठ जाना पंखे की उसमें। तो जब पंखा इवेपोरेट करेगा तो तुम्हें ठंडक फील होगी, तो इसमें इसलिए बताया हुआ है कि कूलिंग इफेक्ट इज देयर। फिर टेम्परेचर रिमेन द सेम, इसमें टेम्परेचर नहीं बदलता, ये रहम नहीं देता है, इसमें टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक है। फिर आता है मेरा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, द प्रोसेस वेयर गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। अगर उसको थोड़ा सा भी हीट दे दी जाए, उस गैस लिक्विड, बताता हूँ, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर गैस को हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, वो लिक्विफिकेशन होता है। जैसे कैम्फर, नैप्थलीन बॉल्स, ठीक है, ड्राई आइस। अब ड्राई आइस होती है CO2। अब CO2 नेचुरली क्या है? नेचुरली इट्स अ गैस, लेकिन अगर हम उसको कंप्रेस करके लिक्विड बना दें, अब जाहिर सी बात है तो वो लिक्विड में तो नहीं रहना चाहेगी ना, तो वो चाहेगी कि वो वापस से गैस में चली जाए, तो उसको जो भी सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ेंगे वो करेगी। अगर उसे जरा सा भी टेम्परेचर मिलेगा तो वो फटाक से गैस में चेंज हो जाएगी, जरा सा भी हीट दी गैस में नहीं होगी, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस वेयर सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू गैस, डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैस। कोई सेकेंडरी प्रोसेस नहीं होता है कि मतलब सॉलिड से लिक्विड गई, लिक्विड से गैस गई, नहीं। सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जो होता है दैट इज सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन होता है। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में वो होगा अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। यही तक था आज की इस क्लास में। बाय बाय, टाटा।